क्या ब्रेकअप्स आत्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं? पहले मैं ओशो से संबंधित एक छोटी सी बात बता दूं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। एक दर्शन डायरी में मैं पढ़ रहा था। दर्शन डायरी का मतलब है ओशो शाम को जिन 20-25 लोगों से मिलते थे उससे इंडिविजुअली उनकी समस्याओं की बात होती थी, उसको उत्तर देते थे। एक जोड़े ने कहा कि पिछले कई दिन से हम दोनों में झगड़ा चल रहा है, छोटी छोटी बात पे बहुत नाराज़गी हो रही है, हम क्या करें? ओशो ने कहा प्रेम को साधना बनाना है, समझ इसमें जोड़ो, ध्यान जोड़ो, तुम ज़्यादा ध्यान करो और देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे भीतर की नेगेटिव चीज़ें, उनसे मुक्ति पाओ ताकि तुम्हारा प्रेम मधुर संबंध बन सके। उन लोगों ने कहा कि हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं मगर हो नहीं पा रहा। तो ओशो ने कहा कि मैं तुम्हें 3 महीने का और मौका देता हूँ। अभी एक दूसरे को छोड़ कर भागना नहीं, ब्रेकअप नहीं करना, क्योंकि फिर तुम साधना कहाँ करोगे, कैसे करोगे? तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे भीतर जहरीले तत्व मौजूद हैं? दूसरा व्यक्ति दर्पण का काम करता है, आईना। हम अपना चेहरा देख पाते हैं और कहाँ दाग हैं, कहाँ कुरूपता है, हमें आईने में पता चलता है। तुम एकांत में गुफा में जाके बैठ जाओगे जंगल में, सबसे असंबंधित होकर, दुनिया से संबंध तोड़ के, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर अहंकार है, कि क्रोध है, कि घृणा है, कि डर है। सारी नकारात्मकताएं भीतर छुपी रहेंगी और तुमको पता ही नहीं होगा। तुमको लगेगा कि मैं तो शांत हो गया हूं। तुम बाजार में आओगे, वो पता चलेगा सारी शांति तिरोहित हो गई। वहां कोई तुम्हें चोट पहुंचाने वाला नहीं था। तो हम जिनसे संबंधित हैं, निश्चित रूप से उनसे हमारे अहंकार की मुठभेड़ भी हो रही है, टक्कर हो रही है, दुख पहुंच रहा है। इसका सदुपयोग करो कि अहंकार के पार जा सको। तो ओशो ने कहा मैं तुम्हें 3 महीने का समय देता हूं। इस बीच में या तो तुम अपने संबंध सुधारो, अथवा 3 महीने के बाद भी अगर तुम असफल हो जाते हो तो फिर संबंध विच्छेद कर दो, फिर ब्रेकअप ठीक है। उसका कारण ओशो ने समझाया कि अगर तुम लंबे समय तक दुखी रहोगे, चिंतित रहोगे, परेशान रहोगे, दूसरे पर क्रोधित रहोगे, तुम इस भाव दशा के एडिक्टेड हो जाओगे। क्योंकि भाव दशाओं में भी हमारे भीतर केमिकल्स प्रवाहित होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स। तो जैसे शराब का, सिगरेट का, ड्रग्स का एडिक्शन होता है, थोड़े दिन एक रसायन का उपयोग करते करते हम उसके आदी हो जाते हैं, फिर छोड़ भी नहीं पाते। ठीक ऐसे ही उदासी, दुख, क्रोध, नेगेटिविटी, नाराजगी, ये सब भी हमारे भीतर रसायन पैदा करते हैं। वो बोतल वाली शराब तो सबको दिखाई देती है, हमारे भीतर की एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो फैक्ट्री है उसमें जो केमिकल्स बन रहे हैं वो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन भीतर उनका प्रभाव तो वैसा ही है जैसा किसी ड्रग्स का होता है। अगर तुम लंबे समय तक इस नशे में रहोगे तो फिर ये तुम्हारी यांत्रिक संरचना एक मैकेनिकल रूटीन का हिस्सा हो जाएगा। फिर तुम चाह के भी इससे बाहर ना निकल पाओगे। यानी दुख और उदासी के आदी होने के बाद फिर तुम चाहो भी कि निकल आओ, वो व्यक्ति से भी तुम संबंध छोड़ लो, फिर भी तुम ये दुख और उदासी में रहोगे। तुम नए व्यक्ति से संबंध जोड़ोगे, उसके साथ फिर तुम वही दुख, उदासी, क्रोध, वही सब कुछ पैदा कर लोगे। तो ये अशुभ हो जाएगा। इसलिए 3 महीने का समय है, पूरी कोशिश करो कि तुम एक सच्चा प्रेम वाला संबंध निर्मित कर सको। तो तुम जानना कि साधना में सफल हुए, तुम्हारी ध्यान साधना पूरी हुई। अगर ना हो सको तो फिर एक दूसरे पे कृपा करो, अलग हो जाओ। तो आपने पूछा है क्या ब्रेकअप ज़रूरी है? निश्चित रूप से जो लोग ध्यान साधना में सफल नहीं हो पाए उनके लिए ज़रूरी है, ताकि वो दुख के एडिक्टेड ना हो जाएं। नहीं तो ज़िंदगी भर वो दुखी रहेंगे, फिर किसी के भी साथ रहेंगे वो दुखी रहेंगे। अभी मैं अमेरिका गया था, वहाँ पे पिछले साल एक सज्जन मिले जिन्होंने 4 शादी की थी, चारों से तलाक हो गया है। ये सज्जन को एक ढंग से जीने की आदत पड़ चुकी है। अब वो व्यक्ति बदल जाएगा सामने का, लेकिन इनकी मनस्थिति तो नहीं बदलेगी। ये फिर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, फिर तीसरे के साथ वैसे ही करेंगे, चौथे के साथ वैसे ही करेंगे। और अब तो इनको पता ही है 5वीं शादी करेंगे तो उसमें भी तलाक होगा। व्यक्ति बदलने से क्या होगा, तुम तो बदले नहीं। तो प्रेम के संबंध को हम आत्म रूपांतरण की साधना स्थली समझें। किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाने से साधना नहीं होती। अपने परिवार को ही तुम साधना स्थल समझो। और दूसरे जो लोग हैं जो तुम्हें आईना दिखा रहे हैं, तो दर्पण पे नाराज नहीं हो, कहीं उसमें बदसूरती नज़र आ रही है
बी केयरफुल, अपने आप को बदलना है, सुधारना है, चेंज करना है। पैथोलॉजिस्ट हमको रिपोर्ट में कुछ लिख के देता कि ये खराबी है, तो हम उस पर नाराज़ नहीं होते, वो रिपोर्ट को फाड़ के नहीं फेंकते। ये तो दर्पण है, अब हमें कुछ करना होगा इसके अनुसार, इसको ठीक करने के लिए। ठीक ऐसे ही अपने नाते रिश्तों में हम झांकें, वहाँ हमें अपनी ही शक्ल दिखाई दे रही है, इस बात को समझें और रूपांतरण की प्रक्रिया से ध्यान के द्वारा गुजरें, तब हम सफल हुए। किंतु अगर हम सफल नहीं हो पाए, मान लो नहीं हो पाए, तो फिर ब्रेकअप ज़्यादा बेहतर, बजाय दुखी संबंध में रहने के। माँ, अगला प्रश्न आपसे है। ओशो के अनुसार अकेलेपन से कैसे जूझा जाए? लोग अकेले होने से इतना डरते क्यों हैं? लोग अकेले होने से इसलिए डरते हैं कि क्योंकि वो स्वयं को नहीं जानते। जिंदगी भर लोगों से तो वार्तालाप होती है, लोगों से तो मुलाकात होती है, लेकिन स्वयं से कोई वार्तालाप, गुफ्तगू और मुलाकात नहीं होती। ये स्वयं से मुलाकात करने का नाम ही ध्यान है, ये स्वयं से गुफ्तगू करने का नाम ही ध्यान है। तो ये जब हम अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट योर अलोननेस, अपने अनुभव से देखो ना कि कितने भी लोग आ जाएं तो क्या हमारा अकेलापन मिटता है वास्तव में? वो खालीपन ख़त्म होता है क्या? भीतर जो खालीपन, वो अर्थहीनता, वो तो कभी नहीं मिटती। एक शेर याद आ रहा, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। ये अकेलापन नहीं मिटता, हज़ारों लोगों के बीच में भी नहीं मिटता। इसको एक्सेप्ट करना होगा, और जब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, अपने साथ बैठते हैं, तो धीरे 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 एक समय आता है कि ये बैठना सुकून देने लगता है, अपनी कंपनी अच्छी लगने लगती है। अब ये अकेलापन एकांत में बदलने लगा, अपने भीतर रस आने लगा, अपने भीतर सुकून आने लगा। जैसे हम दूसरों के साथ बैठकर एंजॉय करते, सुकून पाते हैं, वो एक ज़रूरत है सांस छोड़ना, तो सांस लेना भी एक ज़रूरत है। तो ठीक ऐसे अपने साथ होना एक ज़रूरत है, ये समझ में आती, दूसरे के साथ होना भी एक ज़रूरत है। तो ये दोनों का एक बैलेंस आ जाता है, और पता चलता है कि अपने भीतर बैठते बैठते इतना रस आने लगा कि आनंद के झरने फूट उठे। फिर तो हमको ऐसा लगता है कि कब अपनी कंपनी मिलेगी, कब हम अकेले होंगे, इसके हम रास्ते देखते हैं। और फिर एक दिन डूबते डूबते पता चलता है, अरे आनंद का खजाना तो मैं लिए बैठा हूँ और भिखारी की तरह दूसरों से भीख मांग रहा हूँ। ठीक, हमारी हालत ठीक है, वैसी ही है जैसे ज़िंदगी भर एक आदमी ने रास्ते में भीख मांगता रहा, 2-2 पैसे के लिए हाथ फैलाता रहा, और जब उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद लोगों ने वहीं पर उसको दफनाना चाहा, और जैसे ही खोदा और खोद कर थोड़ी सी गहराई में गए, जस्ट 1 फुट की गहराई में, तो अरे एक खजाना मिल गया, इतने हीरे जवाहरात उसमें। लोग बड़े पछताने लगे, बेचारा ज़िंदगी भर भीख मांगता रहा। लेकिन पछताने की ज़रूरत नहीं है। क्या हमारी भी हालत वैसी नहीं है? ठीक, हमारी भी हालत वैसी है कि हमारे भीतर आनंद का खजाना है, हमारे भीतर प्रेम का खजाना। हम जिंदगी भर दूसरों का सहारा मांगते रहते कि तुम्हारा साथ मिल जाए, तुम्हारा सहारा मिल जाए, तो मेरा ये अकेलापन मिट जाए और ज़िंदगी में सुरक्षा आ जाए। परम सुरक्षित है हम अपने आप में, अपने भीतर, क्योंकि अपने भीतर जब हम डूबेंगे तो ये अकेलापन एकांत में बदलेगा, और ये एकांत जो है हमें अपने अमृत तत्व की अनुभूति कराएगा, जो कि सदा सदा से था, सदा सदा से है और सदा सदा रहेगा। फिर अकेलेपन का भय कैसा? ठीक, साईं जी, आपसे 2 प्रश्न पूछूंगी। एक, जो पिछला प्रश्न का जवाब आपने दिया कि गलत संबंध में रहने से बेहतर अलग हो जाना है, तो उसकी क्या क्राइटेरिया होगी कि डिसाइड कर पाए कि इस लिमिट के बाद ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है, यहाँ अलग होना ही ठीक है, जैसे ओशो ने उनको 3 महीने का समय दिया। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछूंगी, माँ ने अभी जो उत्तर दिया कि एक टाइम आते आते आप अपनी स्पेस एंजॉय करते हो। अक्सर कपल्स में ऐसे देखा जाता है कि एक एक्सट्रोवर्ट है,
एक इंट्रोवर्ट है, एक ज़्यादा अपनी स्पेस एंजॉय करता है, एक दूसरों के साथ रहना एंजॉय करता है, लेकिन उन दोनों की पर्सनालिटी के ये डिफरेंसेस अक्सर आपस में क्लैश बन जाते हैं, तो इसे कैसे डील किया जाए? तो पहले प्रश्न का उत्तर में एक तो टाइम लिमिट हो गई, जैसे उसने कहा 3 महीना, ठीक है, उसके बाद छोड़ दो, नहीं हो रहा तो। हाँ जी। दूसरी लिमिट हो सकती है कि हम कितना एक दूसरे की प्राइवेसी में दखलंदाजी करने लगे, कितनी क्वांटिटी, एक तो हो गई 3 महीने का टाइम लिमिट, दूसरा कितनी इंटेंसिटी है हमारी, हम एक दूसरे को कितना दुख देने लगे कि दिन रात झगड़ा ही झगड़ा हो रहा है। फिर छोड़ो, 3 महीने का इंतज़ार नहीं करो, थोड़े दिन में भी हम समझ जाएंगे कि सुधरने वाला मामला नहीं है, फिर राम राम करना अच्छा, एक दूसरे से विदा हो जाना अच्छा। अब आपने दूसरा सवाल पूछा है कि 2 भिन्न भिन्न पर्सनालिटी के लोग, है ना, इस बात को समझना होगा कि हम सबकी पर्सनालिटी भिन्न भिन्न है। काश प्रेम और विवाह के रिश्ते शक्ल सूरत देख के ना हो, जन्म कुंडली मिलाकर ना हो, बल्कि कितनी गहरी चीज़ों पर आधारित हों, तो ये वाली समस्या नहीं आएगी। भविष्य में मैं अनुमान लगाता हूँ कि हमारी जो बायो एनर्जी है, जिससे हम आभामंडल नाप सकते हैं, ऐसी कुछ मशीनें और सोफिस्टिकेटेड निर्मित हो जाएं और हम व्यक्तियों की जो एस्ट्रल बॉडी है, जिसको हम आभामंडल में नाप सकते हैं, उनकी मैचिंग देखें। जहाँ पर ये 2 आपस में मैचिंग होंगी एनर्जी, भले उनकी जाति ना मिलती हो, संप्रदाय ना मिलते हों, धर्म ना मिलते हों, कुंडली ना मिलती हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनकी एनर्जी आपस में मैच करती हैं, मिलती हैं, ये लोग लंबे समय तक बहुत प्रेम पूर्वक रह पाएंगे। अन्य चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, हम जिनका महत्व समझते हैं। कल मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था, एक लड़का एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से। लड़की ने अपने परिवार वालों को बताया कि मैं क्या करूं, उसको हाँ कहूं कि ना कहूं। तो लड़की की माँ ने कहा कि बेटा 3 बातें उससे पूछ लेना, क्या उसके पास अपना फ्लैट है जिसमें वो रहता है या किराए के फ्लैट में रहता है, क्या उसके पास मारुति कार है कि नहीं है, और क्या वो परमानेंट नौकरी में है या कोई एडहॉक काम करता है। अगर 3 में वो सही है तो फिर हाँ कह देना। हम आर्थिक चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। उस लड़की ने जाके उससे दूसरे दिन सवाल पूछा, क्या तुम्हारे पास मारुति कार है? उसने कहा नहीं। क्या तुम अपने खुद के फ्लैट में रहते हो? उसने कहा नहीं। उसने पूछा, क्या तुम्हारी नौकरी परमानेंट है, गवर्नमेंट जॉब है या? उसने कहा नहीं। लड़की एकदम वहाँ से पलटी। उसने कहा कि फिर अपना ब्रेकअप, तुमसे शादी नहीं हो सकती। महीने भर बाद पता चला उस लड़की को कि उस लड़के ने नहीं इसलिए किया था, उसके पास 6 करोड़ की कार है, मारुति कार वो क्यों रखेगा? उसके बाद 50 करोड़ का फार्म हाउस है, वो फ्लैट में क्यों रहेगा? और उसकी फैक्ट्री में 400 लोगों को उसने नौकरी दी है, वो क्यों नौकरी करेगा? जिन चीज़ों पर आधारित हमने संबंधों को किया है, वास्तव में वो कोई आधार ही नहीं है, वो जीवन के लिए कोई महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं होते। तो मैं अनुमान लगाता हूँ भविष्य में अगर हम चाहते हैं कि दाम्पत्य जीवन सुखी हो, तो वैज्ञानिकों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ईजाद करना चाहिए जहाँ वो लोगों की पर्सनालिटी, उनका जो आभामंडल है, उस एनर्जी को माप सकें। इन एनर्जी में अगर मैचिंग होगी तो इनका संबंध बहुत सुमधुर दीर्घकाल तक चल सकेगा। और अगर इस एनर्जी में मैचिंग नहीं है, अन्य चीज़ों का कोई खास कीमत नहीं है। माँ, अगला प्रश्न आपसे है, क्या प्रेम को समाप्त किए बिना विवाह संभव है? सामान्यतः विवाह में हम कौन सी गलतियाँ कर लेते हैं? विवाह में हम एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को नहीं एक्सेप्ट करते, एक दूसरे पर मालकियत करते हैं, एक दूसरे को वस्तु बना लेते हैं, एक दूसरे को स्पेस नहीं देते। तो विवाह जो है एक फेलो ट्रैवलर्स की तरह अगर 2 लोग रह सकें, कि एक यात्रा पथ पर 2 लोग चले हैं और विकास के लिए चले हैं, और तो फिर हम विवाह में हम प्रेम को बना के रख सकते हैं और विवाह भी चल सकता है। तो कुछ बातों का ये जो मैंने बताई है अगर हम ध्यान रखें तो ये विवाह एक साधना बन जाएगी। क्योंकि पुराने ज़माने में तो ये
4 जीवन के पुरुषार्थ थे तो ये एक पुरुषार्थ था। तो इसको साधना बनाया जा सकता है और प्रेम और विवाह दोनों चल सकते हैं साथ साथ।